केड़े पासे जामा मैं मंजी किथे डावा। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नजीर चौधरी। मुनव्वर ज़रीफ की एक फिल्म थी मंजी किथे डावा। ऐसी फिल्म थी जिसने पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा दिया था, पूरे समाज को हिला के रख दिया था। इसकी कहानी बड़ी मजबूत थी, बड़ा इसका अनोखा जो थीम था, मौजू बड़ा ऐसा था कि जिसने ऐसे लोग जिन्होंने अपनी औलाद के साथ बड़ी शफकत की होती है, मोहब्बत की होती है और औलाद की तरफ से उन्हें बेरुखी का सामना करना पड़ता है, खास तौर पर अकलौती औलाद और खास तौर पर वो वालिद जो अपनी सारी जायदाद बेचकर अपनी औलाद को पढ़ाता है, लिखाता है, लेकिन फिर वो अपने औलाद के गजब का, हसद का, बुग़्ज़ का, हवस का निशाना बनकर सड़कों पर, फुटपाथों पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाता है। और मुनव्वर ज़रीफ ने इस किरदार को इस अंदाज में अपनाया था कि एक तरफ उनके लहजे से दर्द भी छलकता था, लेकिन उनके काटदार जुमलों में मज़ा इतना जबरदस्त हुआ करता था कि सिनेमा हॉलों में तालियां भी बजती थी, हिचकियां भी उभरती थी और लोग ज़ारो कतार रोते भी थे। उन्होंने इस फिल्म में एक बूढ़े का किरदार अदा किया था, मगर साथ ही उस बूढ़े पर उनका मजाक का जो रंग था वो फीका नहीं पड़ा और उन्होंने अपने दर्द को मजाक के तौर पर भी इस तरह से इस्तेमाल किया कि उनकी अदाकारी पर हर कोई अश अश कर उठा था। इस फिल्म के कई वाकयात बाद में भी ऐसे रूनमा हुए जो मैं सुनाने लगा हूं। इसकी बहुत सारी बातें जो हैं इस फिल्म की बड़ी यादगार हैं। पहली बात तो आपको यकीनन हैरान कर देगी कि ये इस फिल्म के जो फिल्म साज थे वो अदाकार कवि थे और इसके जो राइटर थे जिन्होंने मकालमे लिखे और जिन्होंने इसकी हदायतकारी की वो अतर शाह खान जैदी थे। टीवी पर आपने उन्हें जैदी के नाम से बहुत सारे ड्रामों में देखा होगा। उनका एक मुनफरिद किरदार था, लेकिन बहुत अच्छे तख्लीककार थे जैदी साहब। उन्होंने इस फिल्म के मुकालमे भी लिखे, कहानी भी लिखी और एक असिस्टेंट हदायतकार के तौर पर उन्होंने हारून पाशा का साथ दिया था। मगर हकीकत ये थी कि पूरी फिल्म की जो हदायतकारी थी वो जैदी साहब का ही शाहकार थी और उन्होंने ही मुनव्वर ज़रीफ को इस बात पर भी कायल किया था और उन्होंने कहा था कि ये जो फिल्म है इसको मैंने मुनव्वर ज़रीफ को सामने रखकर लिखा है क्योंकि इसमें जो दर्द है उसके साथ मजाक का भी रंग है और ये दोनों चीजों को अपने साथ एक्टिंग में कमाल तक जो पहुंचा सकती है शख्सियत वो सिर्फ मुनव्वर ज़रीफ से हो सकती है। एक दिन खालिद सलीम मोटा साहब मुझे कहने लगे, बताने लगे इसी फिल्म की यादों के हवाले से कि मुनव्वर ज़रीफ को हमने देखा है कि वो इस किरदार को डूब कर किस तरह से हम सबको रुला दिया करते थे। उन्होंने बड़े संजीदगी के साथ अपने मजाक को भी इस्तेमाल किया, लेकिन उनके जुमले दिलों को काट के रख देते थे क्योंकि ये एक ऐसे बाप की कहानी थी जिसने अपना सब कुछ बेचकर अपने बेटे को वलायत में पढ़ने के लिए भेजा था, यानी इंग्लैंड में भेजने के लिए भेजा था। और इस फिल्म में जो उनके बेटे का किरदार था पाकिस्तान के मारूफ अदाकार विलन असलम परवेज का था, वो इसके उनमें बेटे बने थे। साइका जो थी उनके दोस्त की बेटी थी और इसमें फिल्म में साइका ने एक बेटी का ही किरदार जो था वो निभाया था। और दूसरी तरफ अदाकार रंगीला थे जिनके साथ संगीता पर बड़ा खूबसूरत गाने जो फिल्माए गए थे। आज की इस वीडियो में आप वो सुन भी सकते हैं वो गाना कि वो बड़ा यादगार गाना था चन्न मखना जो संगीता पर फिल्माया गया था। बड़ी खूबसूरती से इसको फिल्माया गया था और मलका तरन्नुम नूरजहां का ये गाना आज के दौर में भी बड़ा पॉपुलर है। कमाल अहमद की मौसीकी में कमाल हो गया था इस फिल्म का। इस फिल्म का जो असल मौजू ये था कि एक बूढ़ा बाप, एक गरीब बाप जब अपनी अकलौती औलाद को पालता है, पढ़ाता है और बड़े अरमान देखता है और फिर अपनी नस्ल को आगे चलते हुए उसका मुस्तकबिल ख्वाबों में देखता है, अपनी जिंदगी जो है वो दांव पर लगा देता है, खुद तकालीफ उठाकर अपनी औलाद को पालता है। मगर औलाद जब बाहर से आती है या पढ़ लिख जाती है तो ऐसा भी होता है कि वो अपने बाप की गुर्बत से नफरत करने लगती है और अपने बाप की तौहीन करने लग पड़ती है। और कई दफा ऐसा होता है कि बदबख्त जो औलाद है वो अपने बाप की मेहनत को नजरअंदाज करके उसको घर से भी निकाल देती है, धक्के भी देती है। हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है और ऐसा ही एक इनकलाब उस वक्त आया जब इस फिल्म को फिल्माया गया था और उसमें एक ऐसे ही मौजू को फिल्माया गया। हालांकि उस दौर में अखलाकियत का बहुत दौर था, लोग अपने वालिदैन का बड़ा ख्याल रखते थे, लेकिन अतर शाह खान जैदी को ये कहानी इतनी अपील कर गई कि उन्होंने इस दर्द भरी दास्तान को, इस अलमिया को बड़े मजाक के अंदाज में भी पेश किया और मुनव्वर ज़रीफ पर इसको जिस अंदाज में उनके बूढ़े के किरदार में और जिस तरह से उन्होंने रुलाया अपने फिल्म को, वो एक यादगार एक लम्हा है। अदाकार मुनव्वर ज़रीफ के जुमले काटदार थे, इस मुआशरे पर पूरे मुकम्मल फिट होते थे और अदाकार मुनव्वर ज़रीफ ने इस फिल्म में चारपाई के साथ अपनी दोस्ती, अपनी मोहब्बत का जो एक अंदाज अपनाया था उसका
अंदाजा आप इस तरह से लगाएं कि चारपाई जो थी इस फिल्म में इस्तेमाल की गई वो बाद में बोली भी उसकी लगी और उसी चारपाई को फिर सिनेमाओं में भी अबेजा किया गया। जिस जिस सिनेमाओं में, कराची में, लाहौर में और इसके अलावा जिस जिस सर्किट में ये फिल्म चली थी वहां पर कई सिनेमाओं में चारपाई खास तौर पर लटकाई गई थी और फिल्म के पोस्टर्स जो बने थे उसमें भी चारपाई को दिखाया गया था और इसकी मशहूरी करने के लिए भी मुख्तलिफ चौराहों में चारपाइयां लटकाई गई और इसके साथ मंजी किथे डराना का इसको भी उस दौर में रेडियो पर बहुत ज्यादा चलाया गया और ये बड़ा पॉपुलर हो गया। लोग यही समझते रहे कि ये ओवरऑल एक जो है मज़ाहिया फिल्म है और इसमें जो एक ख्वाबनाक माहौल में रहते हुए यानी कि ख्वाब की एक कैफियत में मुनव्वर शरीफ ने किरदार अदा किया होगा जिसके बाद उसकी आंख खुल गई होगी और उसके बाद वो दोबारा से अपने जवानी के रूप में होतेंगे जैसा कि फ्लैशबैक होता है कहानियों के अंदर। मगर ये शुरू से लेकर आखिर तक मुनव्वर शरीफ का एक बुढ़ापे का किरदार था जो उनकी चारपाई यानी वो अपनी एक छोटी सी चारपाई जो रह जाती है घर से बेटे ने धक्के देकर जब उन्हें निकाला होता है तो वो चारपाई को कहाँ बिछाएं, कहाँ वो सोएं और उसी के साथ उनकी इज्जत होती है, गैरत होती है, हमीयत होती है और वो उस पर आखिरी दम में आखिरी जुमला कहते हुए जो है इस दुनिया से रुखसत होते ही। अब हुआ ऐसे इस फिल्म के लगने के कुछ अरसा के बाद की बात है, शायद एक आध साल के बाद की बात है। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ इस फिल्म से जो मंसूब हैं कुछ वाकयात, ये अदाकार कभी हमें सुनाया करते थे, हमारे दफ्तर में आया करते थे। फैमिली अली सुफियान आफाकी के चूंकि गहरे दोस्त थे, उनके करीब ही हमारा ऑफिस भी था नवाए वक्त का, तो वो कभी जब उनका मूड होता था तो वो वहाँ आ जाते थे। तो ये इसका जिक्र जो था मैंने कभी खान साहब से सुना था, उन्होंने ये बताया था जैसा कि मैंने आपको बताया कि चारपाइयों की बड़ी नुमाइश की गई। और फिर कबीर खान साहब ने बताया कि मुनव्वर शरीफ की जिंदगी में एक और ऐसा वाकया रूनुमा हुआ कि एक दफा उन्हें शाहिया पहलवान ने बुलवा लिया और उन्हें एक डॉक्टर से मिलवाया और वो डॉक्टर जो था उसने मुनव्वर शरीफ के पांव पकड़ लिए और रोता रहा, बड़ी देर तक रोता रहा। मुनव्वर शरीफ साहब बड़े परेशान हुए कि ये डॉक्टर है और उनसे मिलकर क्यों रो रहा है। वो खुद इस बात पर बड़े परेशान थे। उन्होंने पूछा डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब आपके रोने की वजह क्या है, आप क्यों रो रहे हैं, आप तो इस मुआशरे के बड़े मोअज़्ज़ज़ इंसान हैं, आपको ऐसा क्या दर्द मिला कि आप मेरे गले लगकर मेरे पांव पकड़कर रो रहे हैं। तो वो डॉक्टर ने हाथ जोड़ दिए और कहा मैंने आपकी फिल्म देखी है मंजी किथे ढावा और मुझे वो फिल्म देखकर एक आईने की सूरत में अपनी मकरूह शक्ल उसमें नजर आई है क्योंकि इसके अंदर जो आपने कहानी बयान करती है उसने मेरा कलेजा जो है वो चीर के रख दिया है। मेरी कहानी उस कहानी से मिलती जुलती है। मैं वो बदनसीब इतने कि जिसके बाप ने अपनी इकलौती औलाद को उसकी मां के मरने के बाद वलायत ज्यादा पढ़ने के लिए भेजा और वहां से वो डॉक्टर बन के जब वापस आया तो उसे पता चला कि उसके बाप ने तो अपना घर भेजकर बेटे को भेजा था, लेकिन फिर ऐसा हालात बदले कि उसके अंदर अमीर होने का ऐसा जुनून चढ़ा कि वो अपने बाप से नफरत करने लगा, कि उसकी गुर्बत से नफरत करने लगा क्योंकि उसको ऐसा चमत्कार मिल गया था, उसको ऐसी सोसाइटी मिल गई थी जो उसको अमीर बना सकती थी। और उसने उसके इस रवैये से तंग आकर उसने एक दिन अपने बाप से कहा कि अगर आप हमारे साथ मेरी सोसाइटी में नहीं रह सकते तो आपको चले जाना चाहिए। इस तरह के जुमले उसने अपने बाप के साथ बोले और गैरत वाला जो बाप था उस दिन घर से निकला। फिर उसको उस वक्त कोई शर्मिंदगी ना हुई कि उसका बाप घर का छोड़कर चला गया है, लेकिन मंजी किथे डावा मुनव्वर शरीफ की फिल्म देखने के बाद उसके अंदर वो तड़प वो शिद्दत महसूस हुई। उसने देखा कि मुनव्वर शरीफ ने जो किरदार अदा किया है ये किरदार दरअसल उसके बाप का है और ऐसा ही दर्द उसके बाप ने भी उठाया होगा। वो डॉक्टर रोता रहा, शाहिया पहलवान के आगे भी हाथ जोड़ता रहा और अपने बाप की तस्वीर दिखाता रहा कि खुदा के लिए आप एक ताकतवर इंसान हैं, मैं इसलिए आपके पास आया हूं कि आप मेरी मदद कर दें और किसी तरीके से मुझे मेरे बाप से मिलवा दें। पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं, मैं उनको ढूंढ रहा हूं। मैंने कब्रिस्तानों में देखा है, मैंने अस्पतालों में देखा है और एक दीवानों की सी कैफियत थी उस डॉक्टर की। उस दिन मुनव्वर शरीफ की आंखों में भी आंसू आ गए और वो आसमान की तरफ देखते रहे और कहने लगे कि जाएं डॉक्टर साहब, अल्लाह से माफी मांगे, हो सकता है आपको ये वसीला मिल जाए। और मैं समझता हूं कि आज मेरा मकसद पूरा हो गया है कि मेरे एक किरदार की वजह से आपका ज़मीर जो है वो जाग उठा है। दोस्तों, इसी फिल्म का एक और वाकया ऐसा हुआ कि वो जो चारपाई जो थी मुनव्वर शरीफ की खरीदने के लिए उनका एक परस्तार जो था वो स्टूडियो में पहुंच गया। मुनव्वर शरीफ साहब तो उनको ना मिले, एक्स्ट्रास जो मौजूद थे उन्होंने वो जो चारपाई थी वो उनके फैन को एक बोली लगा कर दी और एक माहौल बना कर दी ताकि उसके अंदर उनको ज्यादा से ज्यादा उनकी कीमत जो है मिल जाए। और ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी चीजें जो थी अदाकारों से जो मंसूब हो जाया करती थी, ऐसे
जो स्टूडियोज के जो एक्स्ट्राज हुआ करते थे वो बेच दिया करते थे। ये चारपाई भी उनकी इसी तरह उन्होंने उनके एक फैन को उस दौर में बेची थी 5,000 की। यानी कि आप अंदाजा लगा लें, अगर 72 में अगर ये फिल्म रिलीज हुई तो हो सकता है ये 72 में या 73 में ही वो चारपाई बेच दी होगी, लेकिन उस दौर में 5,000 बहुत बड़ी कीमत हुआ करती थी। और ड्रीफ्ट की अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो यूट्यूब पर मिल जाती है, एक दफा देखें। इस फिल्म को देखने की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि इसके अंदर एक बाप का दर्द जो है और समाज का जो एक सख्त रवैया है, और इसके साथ एक नाखल्फ औलाद, नाफरमान औलाद जो बस का शिकार हो जाती है और अपने हकीकी बाप को भूल जाती है, उसका मुकाम भूल जाती है, बाप की खुशियों को भूल जाती है। हो सकता है बहुत सारे लोग इस आईने में अपनी तस्वीर भी देखें और उन्हें किसी और की भी तस्वीर नजर आ जाए जिसको वो जानते हों, और उनका ज़मीर जो है वो जाग उठे अपने माँ बाप की खिदमत करने के लिए। ये फिल्म उनके ज़मीर को जगा के रख दे। आखिर में संगीता और रंगीला साहब पर फलमाया हुआ इस फिल्म का एक यादगार जो नगमा है वो भी जरा एक चंक की सूरत में सुनते जाइएगा।